गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप बोर्ड के पेज पे देख पा रहे होंगे, हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं। आपने हमारे जो विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग के अंदर जो एक क्लासेस देखी, वो क्लासेस कम्प्लीटली जो है अपलोड नहीं हो पाई, जिसमें कुछ इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो करवाए जा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, अभी जो हमें वो इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और पूरा कंप्लीटली इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अपन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहे और आप अपने दोस्तों के साथ में अपनी इस क्लास को जो है वो शेयर करिएगा। चलिए अपन चलते हैं। तो अपना चैप्टर का नाम है भाई हमारे आसपास के पदार्थ, यानी आपको जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई दे रहा है वो सारे पदार्थ हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में इस पॉइंटर को देख पा रहे हैं, ये भी एक पदार्थ है। आप एक डिजिटल बोर्ड को देख पा रहे हैं, ये भी एक पदार्थ है। आपके पास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सारे पदार्थ हैं। आप पदार्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वे सभी वस्तुएं जिनका एक द्रव्यमान होता है, जिनका एक द्रव्यमान और साथ ही साथ जो वातावरण में स्थान घेरती हो, वो सारे के सारे पदार्थ हैं। जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल दिया कि इस पॉइंटर जो है वो वातावरण में अपनी जगह घेर रहा है और साथ ही साथ इसका एक द्रव्यमान है, मतलब हम इसको एक पदार्थ कह सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास में जो कुछ भी वस्तु है वो सभी अपना स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान है, इसका मतलब वो सभी जो है वो पदार्थ है। पहला बिंदु, सभी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होती हैं। यानी ये जो मार्कर है, ये पॉइंटर, इसमें बहुत ही नैनो पार्टिकल्स जो है वो उनका संयोजन है और उनके संयोजन से इस प्रकार का ये बना हुआ है। डिजिटल बोर्ड जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। यानी दुनिया का कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरा बिंदु है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यानी इसको नग्न आंखों से देखने की तो बात बड़ी दूर की बात है, बाकी हम इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण को यदि एक गिलास पानी के अंदर डाल दिया जाए तो ये पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण है उतने भागों में वो विभाजित हो जाएगा और सभी कणों के साथ में मिल जाता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण है वो पूरी तरीके से पानी के अंदर जैसे घुल जाता है। और घुलने का मतलब ही सीधा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मान लीजिए आपका पहले पानी भरा हुआ था। ऊपर से आप लोगों ने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला और जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो वो तुरंत ही पूरे के पूरे जो जल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच तक फैल जाता है और पानी का जो कलर होता है वो बदल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक ड्रॉप जो उसमें डाली, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नैनो पार्टिकल्स थे जो जल के पार्टिकल्स के बीच जो गैप था वहां पर फैल गए और उसका रंग जो है वो बदल गया। और इसकी पदार्थ की क्या विशेषताएं हो सकती है, जरा ध्यान दें कि पदार्थ के कणों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है। हम जैसे यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल देख रहे हैं, इनके पानी के जो पार्टिकल्स थे, इनके बीच में जो गैप था उस गैप के अंदर ही तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स घुसे। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा बिंदु कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है, वो गति करते रहते हैं। और तीसरा बिंदु है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी सारे पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा बिंदु है कि पदार्थ के जो कण है, हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नमक हो गया, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच में मिल जाते हैं। यानी कि जो गैप जैसे ही मिलता है उनको उनके बीच में चले जाते हैं और वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं। इसलिए कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है, जैसे ही खाली जगह मिलेगी तो वो इसके अंदर चला जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हैं। अर्थात पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। इस गतिशील होने का कारण है इसमें पदार्थ के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का होना। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके
साथ ही साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और जैसे ही गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों की बढ़ेगी तो कणों के अंदर जो मूवमेंट है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा, तो कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे ही तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला बिंदु, जैसे हम देख रहे हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का गुण जो है वो रखता है। पदार्थ के कणों के बीच एक विशेष प्रकार का बल काम करता है जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं, और इसी आकर्षण बल का जो सामर्थ्य है वो अलग अलग पदार्थों में हमें अलग अलग नजर आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसके अंदर ये आकर्षण बल जो सर्वाधिक होता है। ठीक इसी तरीके से जो आपकी गैस और जो लिक्विड होते हैं उनमें ये अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है, इस वजह से वो उसको आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन ठोसों में ये गुण जो है वो नहीं पाया जाता है। रीजन इसका ये है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन फोर्स से पाया जाता है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं अपन। हाँ, अब अपन बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ये बहुत ही अच्छी बात है, सुबह हमने इस पर डिस्कस भी किया था। पदार्थ की अवस्था मुख्य रूप से पदार्थ की ठोस, द्रव और जो गैस, किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं का बनना, यानी ये जो अवस्था है ये मुख्य अवस्था है। पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं में यदि हम पढ़ेंगे तो तीन अवस्थाएं अपने को देखने को मिलती है, जिसमें पहला ठोस, फिर द्रव है और फिर उसके बाद में गैसीय अवस्था है। ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं दूसरे उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। यदि जितने इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, कणों के बीच का गैप बढ़ेगा और आकर्षण बल धीरे धीरे कम होगा तो वे पदार्थ उतनी कम ठोस से द्रव और द्रव से फिर गैस की ओर बढ़ता जाएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अपने पास एक सॉलिड था और सॉलिड के बीच में हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर की, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बड़ा तकड़ा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिससे ये पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे खींचे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ने से इनका आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स कम बढ़ जाएगा। तो जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, गैप बढ़ेगा, तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और वही लिक्विड यदि और गैप बढ़ाएंगे और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो वही लिक्विड आपका गैसीय फेज में चेंज हो जाएगा। अगला बिंदु है, हाँ, ये आप डायग्राम के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस वाले डायग्राम के अंदर जो आपको इस बीकर के अंदर जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इस पार्टिकल्स जो है ये बहुत ही पास पास में, बहुत पास पास में, इनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम गैप है। यानी हम कह सकते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। इसके बाद में अपन डायग्राम नंबर बी यानी लिक्विड का देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर गैप नजर आ रहा है। ये जो गैप है ये ठोस की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। और तीसरे वाले डायग्राम यानी गैस वाले डायग्राम के अंदर तो आपको खूब सारा यहाँ पर गैप नजर आ रहा है। ये खूब सारा गैप का मतलब है कि इसमें आपका आकर्षण जो बल था वो बहुत कम हो गया है, आकर्षण बल बहुत कम हो गया है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिस्टेंस बढ़ने से ही तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे मतलब है कि इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ी, अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ। अट्रैक्शन फोर्स कम होने का मतलब है कि पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाएगी और वो ठोस से लिक्विड और लिक्विड से आपकी गैस फेज में चला जाएगा। अब हम ठोसों के कुछ गुणधर्म जो है वो देखने वाले हैं, जरा ध्यान दे। पदार्थ की पहली अवस्था जिसे हम ठोस कहा गया, और ठोस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली चीज, इनका एक निश्चित आकार होगा, स्पष्ट सीमाएं होती है, निश्चित आकार होगा। मतलब जैसे इस मार्कर अभी सॉलिड है, इसका आकार फिक्स है, अब आकार इसका बदल नहीं सकते हैं, वो तोड़ मोड़ के बदलो वो एक अलग चीज है, बाकी इसका आकार जो है इसकी एक स्पष्ट सीमा है, उस सीमा के अंदर ही रहता है। यानी इसका कहने का मतलब आकार निश्चित। दूसरा, इसका आयतन भी निश्चित है, अर्थात संपीड़ितता नगण्य है। इसको दबाने पर ये बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है, और नहीं दबाए जा सकने का जो गुण है वो सॉलिड में मिलता है। तीसरा बिंदु, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, अपने आकार बदलता नहीं है। आप अपने आसपास के बहुत सारे जो पदार्थ है उसको आप देख के ही आइडिया लगा सकते हो कि जो सॉलिड है
उन सॉलिड को भले आप कितना ही कॉम्प्रेस्ड करो, लेकिन उसका जो साइज और जो उसका रूप होगा वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, यानी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको बदल नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट है आपका, इनके बीच का अंतरा आणविक जो बल है वो ठोसों में द्रव और गैस से थोड़ा अधिक होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल है वो बहुत सर्वाधिक होता है। इस वजह से इसको दबाने पर दबते नहीं है, कॉम्प्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। अगला बिंदु, आप यहाँ पर जो आइस है उस आइस को मेल्ट होते हुए देख पा रहे हो, और अभी जो अपना बिंदु है बेटा वो है द्रव का। द्रव की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो लिक्विड होते हैं उनकी। अपने सॉलिड के अंदर पढ़ा कि यहाँ पर आकार उसका सा था वो निश्चित था, लेकिन यहाँ क्या होगा, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। ये इसमें सबसे हटके बात है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप किसी भी लिक्विड को जिस किसी बर्तन में लोगे उसका आकार जो है वो ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं है बल्कि आयतन निश्चित है, और द्रवों के अंदर बहने का गुण जो है वो पाया जाता है और इनका आकार बदलता रहता है। जैसे आपने एक गिलास पानी को किसी कटोरी में लिया तो कटोरी का आकार ले लिया, बोतल में लेने पर बोतल का आकार ले लेगा। इसका मतलब है कि इसका आकार जो है वो बदलता रहेगा और उसके अंदर बहने का जो है वो गुण पाया जाता है। इनका अंतराण्विक बल ठोसों से थोड़ा कम होता है, क्योंकि ठोसों की तुलना के अंदर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, अणुओं के बीच का गैप वो बढ़ जाता है और अंतराण्विक बल जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगला स्टेप, आप यहाँ पर लिक्विड को देख पा रहे हैं, और अब जो है वो अपन गैस की प्रॉपर्टी जो है वो देखने वाले हैं। ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों के अंदर जो कंप्रेशन यानी इसको दबाने का गुण, संपीड़ितता के गुण जो वो सबसे ज्यादा होता है, काफी अधिक होता है गैस को दबाने का। और इनके कणों के बीच में अंतरा आणविक जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। मतलब इसके अणु बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में जो है वो गति करते रहते हैं, यानी इसमें अंतरा आणविक बल सबसे कम है। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि इसमें कॉम्प्रेस्ड करने का गुण पाया जाता है। इसी वजह से तो सभी गैसों के, जैसे एलपीजी का सिलेंडर हो गया, सीएनजी का सिलेंडर हो गया, इन सभी गैसेस को जो है वो कॉम्प्रेस्ड करके इन बर्तन के अंदर उसको ढाला जाता है, भरा जाता है। तो यही कारण उसका संपीड़ितता का गुण है। तीसरा बिंदु है अपना कि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, कॉम्प्रेस्ड किया जा सकता है। और इसमें विशेष बात कि इसमें विसरण का जो गुण है वो काफी तीव्रता से होता है। गैस कहीं से भी थोड़ी सी भी हल्की सी भी उसका रिसाव हो जाता है तो वो पूरे वातावरण में, हवा में फैल जाती है। और इस हवा में फैलने का जो गुण है, इसी गुण को हम बोलते हैं विसरण का गुण। तो इसमें एक तो खास गुण ये है गैसों में विसरण का गुण, दूसरा इसमें जो विशेष गुण है वो अपने को देखने को मिला संपीड़ितता का गुण। मतलब इसको कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें विसरण का जो गुण है वो पाया जाता है। अगला स्टेप, हाँ अभी आप देखेंगे तो ये ठोसों के हो गए, द्रवों के और गैसों के विशेष जो गुण थे। अब यहाँ पर एक नया अपना बिंदु निकल कर आता है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वथनांक से कम तापमान पर, बॉइलिंग पॉइंट से, क्वथनांक से कम तापमान पर जब किसी लिक्विड को, जब किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित किया जाए, जब कोई लिक्विड वाष्प में बदलेगा तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम जो है वो वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक पानी पड़ा हुआ है, तालाब का पानी हो सकता है, समुद्र का पानी हो सकता है, और यहां से जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे गिरेगा, सूर्य का आने वाला प्रकाश गिरेगा, तो सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, हीट होती है, उष्मा होती है। और ये उष्मा जो है वो यहाँ का जो पानी है वो उष्मा पाकर, और ये लिक्विड फेज में होती है पहले, और ये लिक्विड से फिर धीरे धीरे जो है वो गैसी फेज में चेंज हो जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ का जो लिक्विड वो फिर गैसी फेज में बदलकर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जो है वो क्लाउड्स बदले हैं। यानी ये था पहले लिक्विड, अभी ये गैसी फेज में चेंज हुआ। यानी मेरे कहने का मतलब है कि क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड जब है वो वाष्प में बदलता है तो हम उस प्रोसेस को जो है वो वाष्पीकरण कहते हैं। अगला स्टेप, अब जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या चीज है उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा, पदार्थ के कण हमेशा हमेशा के लिए
गतिशील होते हैं और कभी कभी रुकते नहीं है। ये मतलब ये कुल मिला के इनमें जैसे ही काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये मूव करते रहते हैं। एक निश्चित तापमान पर कोई गैस, द्रव या फिर गैस के कणों में विभिन्न मात्रा के अंदर अलग अलग जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वो वाष्पीकृत होना शुरू होते हैं। यह बहुत एक अच्छी बात बताई गई है, क्योंकि हमने पहले पदार्थ की अवस्थाओं में पढ़ा था कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में, इनके अणुओं के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। लेकिन जैसे ही इन अंतरा आणविक आकर्षण बल को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए, बाहरी बल दिया जाए, और बाहरी बल देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी वैल्यू अंतरा आणविक आकर्षण बल की वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ये जो कण होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। रीजन इसका है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जैसे ही स्वतंत्र अवस्था में आएंगे तो कण जो है वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर ये क्लाउड्स बन के ऊपर उठते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो वाष्पीकरण का प्रोसेस गिना जाता है। तो यहाँ पर यही बात हमने देखी कि दूसरे कणों के आकर्षण बल से फिर मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे ये वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएंगे। अगला स्टेप, हाँ, अभी अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी जैसे पानी जो वाष्पीकृत हो रहा था वो एक बॉइलिंग पॉइंट से हो रहा था, उससे कम टेम्परेचर पर। वायुमंडलीय दाब पर एक वह तापमान जिस पर कोई लिक्विड उबलने लगे और वो तापमान उस द्रव का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। मतलब जिस पॉइंट पर, टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर कोई भी लिक्विड जो है वो धीरे धीरे उबलना शुरू होता है, तो वो बिंदु जहां से ये उबलना शुरू करता है वो बिंदु ही उस लिक्विड का क्वथनांक बिंदु होता है। जैसे जल जो है, पानी है, वो 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, यहाँ पर 373 केल्विन के, तो वो होगा। यानी जिस बिंदु पर कोई लिक्विड उबलता है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से किसी भी लिक्विड का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जिस तापमान पर कोई ठोस, यहाँ पर लिक्विड नहीं होकर ठोस जो है वो पिघलेगा और पिघल कर लिक्विड बन जाए, और वह तापमान उस ठोस पदार्थ का एक गलनांक बिंदु होता है। यानी कि जिस तरीके से आपका बर्फ है, और बर्फ जब मेल्टिंग हो रही होती है बर्फ, तो 273.16 केल्विन डिग्री पर बर्फ जो है वो पिघल कर द्रव बनती है, यानी वो ठोस से लिक्विड, अर्थात बर्फ 273.16 केल्विन ताप पर गलने लगता है। इसका मतलब इसका ये एक गलनांक बिंदु है। उसके बाद में हम जो है वो उसकी गुप्त उष्मा को देखते हैं। हाँ, अब इसमें ध्यान दीजिएगा। लेटेंट हीट, जब कोई पदार्थ जैसे ही गलना शुरू करता है, अभी जैसे हमने बात की कि बर्फ जो है वो धीरे धीरे गलना शुरू होता है, उसका मेल्टिंग होनी शुरू होती है, तो उसके दौरान अपने गलनांक पर, जो गलनांक बिंदु होता है उस गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक तापमान बढ़ाने के बाद भी ये तापमान के बिना किसी जो है वो वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा जिसको अवशोषित कर लेने के कारण होता है, ये ऊष्मा पदार्थ है और बर्तन में छुपी रहती है। इसमें हम उसको गुप्त ऊष्मा यानी उसकी लेटेंट हीट कहते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा। जब कोई पदार्थ है वो गलना शुरू होता है, एग्जाम्पल बर्फ गलना शुरू हुआ, और इस प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी ये जो तापमान में बिना किसी वृद्धि, इसके टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं होती है, बिना किसी वृद्धि दर्शाए, और ये क्या करता है, पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। यानी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा कि जो बर्फ है वो धीरे धीरे लिक्विड में जो है वो चेंज होता रहेगा, मतलब वो पानी बनता रहेगा। ये प्रोसेस इसका चलता रहता है, बाकी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को, जिस ऊष्मीय ऊर्जा को उसने ऑब्जर्व किया है, अवशोषित कर लेने के कारण होता है। और ये ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। उसी पदार्थ जो है, जैसे बर्फ है तो बर्फ के अंदर ये छुपी रहती है, इसे हम गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं। अगला बिंदु, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसमें देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम किसी ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसको ऊष्मीय ऊर्जा की
हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम उसकी संगलन की प्रसुप्त जो ऊष्मा है वो कहते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से कुछ अधिक होती है। रीजन, क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है वो होती है, और जो जल के कणों द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो ये जो थी वो संगलन की एक प्रसुप्त ऊष्मा है, और उससे पहले हमने गुप्त ऊष्मा को पढ़ा। अब अपन देखते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जब कोई लिक्विड वाष्प में बदलता है तो उसकी लेटेंट हीट क्या होती है? तो अपन देख रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। इसमें भी सेम ही, वायुमंडलीय दाब पर कोई 1 किलोग्राम, वहां पर अपने सॉलिड को देखा, यहाँ पर अपन देखेंगे 1 किलोग्राम किसी लिक्विड या फिर गैस को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक पर, उसके वाष्पीकृत होने के लिए जितनी उसको ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक वही उस ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम कोई लिक्विड हो सकता है या फिर कोई गैस, जिसको अपने बॉइलिंग पॉइंट पर उसी लिक्विड को वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की, जितनी हीट एनर्जी की उसको जरूरत पड़ती है, वह ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मैं कहूं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम किसी पानी को, वाटर को जो है वो इसको वाष्पीकृत होने के लिए, क्योंकि ये लिक्विड फेज में है, और इस लिक्विड फेज को वापस इसको गैसीय फेज में भाप बनने के लिए बाहर से एक्सटर्नल रूप से इसको कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, वो हीट एनर्जी ही इसकी जो है वो गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा बहुत ज्यादा एनर्जी रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कण जो होते हैं वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि गर्म पानी की तुलना में जो भाप के अंदर जो हीट होती है, वो हीट गर्म पानी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, और वो अपने शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका कारण यही है कि उसने एक्सटर्नल हीट एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करके रखा होता है, इसलिए भाप बड़ी खतरनाक गर्म होती है। अगला बिंदु, अब हमारे सामने यहाँ पर जो है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले, इवेपोरेशन को जो है वो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। पहला कारक है सतह का जो क्षेत्रफल है। मैं कहूं कि मान लीजिए 10 स्क्वायर मीटर के अंदर, 10 स्क्वायर मीटर के अंदर जो है कोई पानी भरा पड़ा है, और एक तो यहां से कोई पानी जो है वो वाष्पीकृत हो रहा है, एक दूसरा कोई क्षेत्र है जो 20 स्क्वायर मीटर का है, वहां से पानी वाष्पीकृत हो रहा है। अब सीधी सी बात है कि इसका एरिया जो है वो कम है, इसका एरिया जो है मतलब बी वाले का एरिया ज्यादा है, ए वाले का कम है। इसका मतलब सीधा है कि इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से इसमें वाष्पीकृत जो होने की दर होगी वो वाष्पीकरण उसमें ज्यादा होगा बी वाले में। इसका मतलब सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। तापमान के अंदर वृद्धि करोगे, भाई सूर्य की किरण जो है, सूर्य का प्रकाश यदि धूप बहुत ज्यादा अच्छी से पड़ रही है, इसका मतलब सीधी बात है कि वाष्पीकरण जो इवेपोरेशन होने की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी, वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब तापमान में वृद्धि के साथ भी इवेपोरेशन बढ़ता है। यहाँ पर बिंदु बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ह्यूमिडिटी में कमी है, आर्द्रता में कमी है। यदि आपसे इसकी जगह ये लिख दिया जाता कि आर्द्रता में वृद्धि से, आर्द्रता में वृद्धि करने से इवेपोरेशन की दर घट जाती, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता में कमी लिखा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हवा के अंदर जो पानी के कण है, वाष्प के जो कण है, उसकी मात्रा में कमी होगी तो इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी, लेकिन आर्द्रता में यदि वृद्धि कर ली जाए तो वाष्पीकरण की दर में कमी हो जाएगी। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, लेकिन आर्द्रता में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। इसी तरीके से वायु की गति में वृद्धि कर दी जाए, वायु की गति में वृद्धि करने से भी वाष्पीकरण की जो दर है वो जो है वो बढ़ जाएगी, और वायु कम चल रही है, धीरे चल रही है, इसका मतलब वाष्पीकरण की दर थोड़ी कम होगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको भी बताया, आप इसको पढ़ सकते हैं
सतही क्षेत्र पर बढ़ने से वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है जो एक सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है, और सतह के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जो मैंने अभी बताया आपको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह उसको मिल जाती है, जिससे पदार्थ के कणों के आसपास से अधिक ऊष्मा जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए जगह मिल जाती है, और कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे इवेपोरेशन की दर बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके से तापमान में वृद्धि करने से तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक से अधिक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिससे इवेपोरेशन की दर बढ़ेगी। ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो तीसरा बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, आर्द्रता में कमी, यानी वायु में उपस्थित जो भी जलवाष्प की मात्रा है उसको आर्द्रता कहते हैं। वायु के अंदर उपस्थित जलवाष्प के कणों की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा को कम करती है, जिसमें वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। और वायु की गति में जब वृद्धि करेंगे, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ जो है उड़ के चले जाएंगे, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। अब जो है वो अभी जो बिंदु आ रहा है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बिंदु है, आप उसको ध्यान से देखना है। वाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन के कारण अपने आसपास का वातावरण बड़ा ठंडा हो जाता है, और इसके एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान किसी द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा जो है वो खोता रहता है, अपनी एनर्जी त्यागता रहता है। इस खोई हुई ऊर्जा को पुनः जब प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा के अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आसपास में शीतलता आ जाती है। जैसे गर्मियों के दिनों में पानी का ठंडा मटका जो है, उस ठंडे मटके से जब पानी उसके आसपास का क्षेत्र होता है उससे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब एनर्जी करने से और साथ ही साथ जैसे कोई अपन ये कहें कि कोई गीला कपड़ा सूख रहा है तो उसके आसपास का वातावरण जो है वो भी ठंडा हो जाता है। इसका कारण मूल यही है कि वो अपने आसपास की जो हीट होती है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसको एब्जॉर्ब करके वो फिर धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है। जैसे ही बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, उसके आसपास जो है वो शीतलता आ जाती है। उदाहरण के तौर पर मिट्टी के घड़े में रखे पानी का धीरे धीरे ठंडा होना, हथेली पर जब अपन इत्र रखते हैं तो हथेली का अचानक से ठंडा होना, और ये घटना हम पेट्रोल के अंदर भी देख सकते हैं। एसीटोन या फिर पेट्रोल जब हाथ पे गिरता है तो अपने को अचानक से बिल्कुल हाथ जो है वो ठंडा ठंडा महसूस होता है। गर्मियों में कूलर से भी ठंडक होना, ये भी इसका एक अच्छा इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। अगला आप देख सकते हो, ये इस तरीके से वेंटिलेशन जो प्रोसेस होता है, बाहर की गर्म हवा अंदर आती है और यहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, और बिल्कुल जो ठंडी हवा जो है हमारा तक पहुंचती है। ये कूलर का प्रोसेस है। अब हम जो बात कर रहे थे गैस की, और जिसमें विसरण का जो गुण था वो अपन देखने की बात कर रहे थे। विसरण को अपन देखते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः, दो विभिन्न पदार्थ के कण स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। और विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण जो है वो आप ही एक दूसरे को अंतमिश्रित, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण जो है वो संभव होता है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की अवस्था है, उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण ऐसा होता है। तो इसमें ये बात कर रहा है कि किसी एक पदार्थ में कोई दूसरा बी पदार्थ बाहर से जब मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के अंदर पूर्ण तरीके से मिल जाते हैं, और मिलने का कारण एक ही है कि इनके बीच का जो गैप होगा उसी गैप के अंदर जो दूसरे वाला पदार्थ आपने बी जो बाहर से डाला गया है उस बीच वाले गैप के अंदर इसके पार्टिकल्स धीरे धीरे सेट हो जाते हैं, और जिससे हम बोलते हैं कि दोनों पदार्थ ए और बी पूर्ण तरीके से जो है वो अंतमिश्रित हो चुके हैं। तो ये कारण होता है उसके मिलने का कारण। लेकिन बहुत सारी एक विशेष अवस्था ऐसी आ जाती है जिसके बाद में उसको गोलने पर वो पदार्थ पूर्ण तरीके से मिलते नहीं है। तो वो कारण ऐसा होता है कि उसमें एक विशेष लिमिट होती है, और वो लिमिट जब पार कर जाते हैं तो उसके बाद में कोई पदार्थ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, 1 लीटर मान लीजिए अपने पास पानी है, और अपन इसमें शुगर या नमक जो है वो ऊपर से इसको डिजोल्व करते जा रहे हैं, लेकिन एक लिमिट ऐसी आ जाएगी और उस लिमिट के बाद में फिर अपन उसमें शुगर और जो नमक है उसको डिजोल्व कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, कारण इसके बीच का जो गैप था, पार्टिकल्स के बीच का गैप था, वो पूरी तरीके से बढ़ गया है। तो ये जो था वो अपना विसरण का प्रोसेस है। और दोस्तों इसके बाद में अपन जो है वो अगली क्लासेस के अंदर और जो सॉलिड, लिक्विड और जो गैस की जो प्रोसेस है उसको अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे।
और आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप मुझे पर्सनल मैसेज के थ्रू पूछिएगा, आपके हर डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।